साल था 1888। लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में एक औरत की लाश मिलती है। गला कटा हुआ था, शरीर का निचला हिस्सा काफ़ी बेरहमी से काटा गया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह कोई आम तौर पर की गई हत्या है, जो चोरी डकैती के इरादे से की गई थी। पर जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ ही हफ्तों में शहर में आधे दर्जन से ज़्यादा हत्याएं होने लगी। ये हत्याएं क्यों हो रही थी? इन हत्याओं के पीछे का क्या कारण था? आखिर क्यों पूरा शहर दहशत के माहौल में डूब गया था? आप सबका फिर से स्वागत है मिस्टीरियस कहानियाँ चैनल में। लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में, जहाँ गरीबी, अपराध और अंधेरे ने माहौल को पहले ही काफ़ी डरावना बना रखा था, वहीं 31 अगस्त 1988 को एक 43 साल की महिला की लाश मिलती है। ये हत्या काफ़ी बेरहमी से की गई थी। बॉडी पार्ट्स गायब थे, गले को चाकू से काटा गया था। हैरानी की बात थी कि पुलिस को क्राइम स्पॉट पर कोई सबूत नहीं मिलता और न ही कोई गवाह। जांच में पुलिस को महिला का नाम मैरी एन निकोल्स पता चलता है, जो घरों में सर्वेंट का काम किया करती थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई आम हत्या है, जो चोरी डकैती के इरादे से की गई है। पुलिस इस हत्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन असल में यह औरत हत्यारे का पहला शिकार थी। इस हत्या के ठीक एक हफ्ते बाद 8 सितंबर को शहर में एक और महिला की लाश मिलती है। ये हत्या भी काफ़ी बेरहमी से की गई थी। गला कटा हुआ था, पेट को बुरी तरह से जख्मी किया गया था और बॉडी पार्ट्स गायब थे। जांच में पुलिस महिला का नाम एनी चैपमैन बताती है। इन्वेस्टिगेशन में एक स्थानीय महिला, जिसका नाम एलिजाबेथ लोंग था, पुलिस को बताती है कि उसने एनी को गली के गेट के पास एक आदमी से बात करते हुए देखा था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े और सिर पर काले रंग की टोपी पहन रखी थी और वो एनी से थोड़ा विदेशी लहजे में बात कर रहा था। यहाँ भी हैरानी की बात थी कि पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। बस एक पुराने लिफाफे में 2 गोलियां मिलती हैं, जिसका इस हत्या से कोई मतलब नहीं था। इन 2 हत्याओं से ये तो साफ हो गया था कि यह हत्यारा सिर्फ महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। और ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि चाकू से शरीर के अंगों का इतनी सफाई से काटना और बेरहमी से महिलाओं की हत्या करना, ऐसा लग रहा था मानो ये किसी पेशेवर सर्जन या मानसिक रूप से बीमार किसी इंसान का काम हो। इस हत्या के ठीक 2 हफ्ते बाद 27 सितंबर को पुलिस को एक लेटर मिलता है, जो इन्हीं हत्याओं के संबंध में था। इस खत में हत्यारे ने बताया कि कैसे उसने पिछली हत्याओं को अंजाम दिया था। हत्यारे ने पुलिस का मजाक बनाते हुए लिखा था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ सकती, और तो और वो ये हत्याएं तब तक करता रहेगा जब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं लेती या वो किसी के हाथों मारा नहीं जाता। लेटर के आखिरी में उसने अपना नाम जैक द रिपर बताया। इस लेटर को डियर बॉस के नाम से जाना गया। शुरुआत में पुलिस ने इस लेटर को गंभीरता से नहीं लिया और इसे शरारती इंसान की हरकत बताया, लेकिन 30 सितंबर को फिर से शहर में 2 और महिलाओं की हत्याएं हो जाती हैं, जिनका नाम एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडवर्ड्स बताया गया। इन दोनों महिलाओं को भी उसी तरीके से मारा गया जैसा कि पहली 2 औरतों को मारा गया था। यहाँ भी पुलिस खाली हाथ थी। पुलिस काफ़ी परेशान थी और जनता का दबाव बढ़ रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इन घटनाओं के बाद शहर में जैक द रिपर नाम का खौफ बढ़ने लगा और लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। अगले दिन 1 अक्टूबर की सुबह सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक और लेटर मिलता है, जिसे जैक द रिपर ने ही भेजा था। इस लेटर में उसने एक साथ 2 हत्याएं करने का दावा किया था, जो उसने पिछली रात को की थी। आगे लिखा था कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही इशारा किया था और बताया था कि मैं 2 औरतों की हत्याएं करने जा रहा हूँ। इस लेटर की हैंडराइटिंग भी पहले लेटर जैसी ही थी। इन्वेस्टिगेशन में सजेशंस भी आए कि फीमेल अंडरकवर पुलिस को व्हाइट चैपल इलाके में तैनात किया जाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि 1988 में लंदन पुलिस में महिला ऑफिसर्स अलाउड ही नहीं थी। ऐसे में हत्यारे को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम था। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय अगर पॉसिबल होता तो जैक पकड़ा जाता। यहाँ पुलिस बहुत सारी गलतियाँ कर रही थी जो जैक द रिपर के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। पहली गलती ये थी कि उस समय लंदन में 2 पुलिस एजेंसी थी, मेट्रोपॉलिटन और सिटी पुलिस।
दोनों एजेंसियां आपस में जानकारी साझा नहीं करती थी और अगर करती भी तो दोनों एक दूसरे के सबूतों में कुछ न कुछ कमी बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया करती थी। ये दोनों अलग अलग जांच करती जिससे कई सबूत छूट गए और जैक कभी पकड़ा नहीं गया। दूसरा, उस समय 1988 में डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट सिस्टम, ब्लड ग्रुप टेस्ट, फोरेंसिक जैसी तमाम तकनीकें नहीं हुआ करती थी। ये वो दौर था जब तकनीक की कमी हुआ करती थी और सब कुछ सिर्फ गवाहों और शक के आधार पर ही मुजरिम पकड़े जाते थे। 30 सितंबर की रात, जिस रात 2 महिलाओं की एक साथ हत्या हुई थी, उस रात जैक ने क्राइम स्पॉट पर खून से लिखा था कि यहूदी वे लोग हैं जिन्हें किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। यह भी शायद जैक का एक सुराग माना गया, मगर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स वॉरेन ने यह लिखा हुआ धुलवा दिया था। पुलिस कमिश्नर नहीं चाहते थे कि शहर में कोई भी यहूदी विरोधी दंगा हो। वो जानते थे कि यहाँ जैक पुलिस का ध्यान भटकाना चाहता है। जैक द रिपर को ना पकड़ने में एक गलती ये भी मानी जाती है कि शुरुआत में पुलिस गरीब और बाहरी लोगों को टारगेट कर रही थी और बहुत से लोगों से पूछताछ करके अपना समय बर्बाद कर रही थी, पर किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण सबको छोड़ दिया गया। पुलिस ने कई बार पब्लिक और मीडिया के दबाव की वजह से जल्दबाजी में गलत बयान दिए, जिससे जांच अच्छे से नहीं हो पाई और यह भी एक कारण माना गया। जैक द रिपर सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, बल्कि वो एक मास्टरमाइंड था जो हत्या से पहले पुलिस को लेटर भेजकर उनका ध्यान भटकाता और पुलिस का मजाक उड़ाता। इसके कुछ ही दिन बाद 9 नवंबर को शहर के स्पिटलफील्ड इलाके में एक और हत्या हो जाती है, लेकिन इस बार ये हत्या बाहर किसी गली में नहीं बल्कि घर के अंदर की गई थी। ये हत्या बाकी सभी हत्याओं से काफ़ी खौफनाक मानी गई, क्योंकि हत्यारे ने पूरा चेहरा बिगाड़ रखा था और पूरे कमरे में खून ही खून और शरीर के अंग काटे गए थे। जांच में महिला का नाम मैरी जेन कैली बताया गया, जो आयरलैंड की रहने वाली थी और यहाँ किराए पर रहा करती थी। इन्वेस्टिगेशन में मकान मालिक ने बताया कि पहले उसने किराया मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, पर काफ़ी देर हो जाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला, तो बाद में उसने खिड़की से झांकने पर देखा कि खिड़की टूटी हुई है और फर्श पर मैरी की लहूलुहान लाश पड़ी है। इस बात से ये तो साफ था कि हत्यारा मर्डर करके खिड़की से भाग गया था और हर बार की तरह यहाँ भी पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लग सका। यह हत्या जैक के द्वारा की गई आखिरी हत्या मानी गई, क्योंकि इस घटना के बाद भी शहर में हत्याएं होती हैं, लेकिन वो हत्याएं जैक के मर्डर स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इस हत्या के बाद पुलिस को लेटर मिलने भी बंद हो जाते हैं। पुलिस और इतिहासकारों की माने तो जैक द रिपर ने हत्याएं करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि जैक को अब पकड़े जाने का डर था। उस समय के सीआईडी हेड, जिनका नाम मालविले मैग्नाटन था, उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक आदमी पर पूरा शक था जिसका नाम मोंटेग जॉन रूट था, जो पेशे से वकील और स्कूल टीचर था। उन्होंने बताया कि आखिरी हत्या के कुछ दिन बाद ही उसकी बॉडी रहस्यमय तरीके से टेम्स नदी में पाई जाती है और इसके बाद शहर में कोई और हत्या भी नहीं होती है, लेकिन मोंटेग के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाते हैं और ये सिर्फ एक अनुमान था। तो दोस्तों, ये थी कहानी जैक द रिपर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।